गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी ने देखा था कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश की थी। ठीक है, आई होप मैं वो कॉन्सेप्ट आप सब तक पहुंचा सकी। और अगर अभी भी उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी देखा नहीं है शायद ज़्यादा लोगों ने, क्योंकि मैंने देखा था हार्डली 30-32 लोगों ने देखा है उसको, क्लास को। तो एक बार देखिएगा ज़रूर, और फिर देखने के बाद में आप सभी के वैल्यूएबल कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो आज हम लोग क्या करते हैं, पहले उसी सेम टॉपिक से हम लोग कुछ PYQs देख लेते हैं। ठीक है, बिकॉज ये ऑलरेडी इतना तो पता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ PYQs हैं उसको पहले हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद में फिर सेल ऑर्गेनल्स को कंटिन्यू करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स स्टोर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स विच एक्ट एज एसिडिक पीएच। तो अब तो सबको पता चल ही चुका है, और ये भी देख सकते हैं आप साथ में कि ये क्वेश्चन कितनी बार और कितने सारे एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। ठीक है, सो नॉट सेइंग दैट कि हाँ सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हर तरीके के टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना मेडिकल के लिए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप तो बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो फटाफट हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, और वीडियो में बने रहिए, साथ एंड तक देखते रहिए, क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो जाए इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है द सेल ऑर्गेनल कवर्ड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। तो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन कौन है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो राइबोसोम कैसा है, ए मेम्ब्रेनस हो गया, मतलब कि मेम्ब्रेन इसके पास नहीं है, एब्सेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस, तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन है, सबको पता है, अब तो बहुत अच्छे से बता लेंगे आप लोग, वैक्यूल की है। किसकी बनी है ये भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में। एक बार आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताइए कि इसकी मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स की जब बात की जाए तो सीधे आंसर हमारा SER आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी देखो डिटेल्स में नहीं एक्सप्लेन करूँगी, आप वीडियो को पॉज करके डिटेल्स को देख लीजिए, सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे ये बहुत अच्छा एक डिटेल्ड डायग्राम दिया गया है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, लेट मी जूम आउट फॉर यू गाइज, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, देन हमारे ये इंटेंगल्ड क्रोमैटिन पड़ा हुआ है। सबसे बाहर से देखो तो सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद में अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही शुरुआत की गई। अब तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो ना, कि आई नो ये बहुत प्रिमिटिव क्वेश्चन है, बट पता होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आई एम आस्किंग फॉर देम कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। फिर ये देखो, ये पड़े हुए हैं हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन ये हो गया हमारा गोल्जी अपरेटस, और यहाँ से जो फाइनली मैच्योर होके निकलते हैं वो क्या होते हैं, गोल्जी वेसिकल्स होते हैं। ये हमारा प्यारा सा राइबोसोम पड़ा हुआ है, देन ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सेंट्रोजोम है। ठीक है, 2 सेंट्रियोल्स है इसमें, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इट्स वैक्यूल, राइबोसोम्स लगे हुए हैं साथ में ER के, RER, peroxisome and mitochondria. So these things are already mentioned in a cell। और बाकी जो फ्लूइड है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। इसको देख लीजिएगा एक बार। अब तो इतना तो प्रैक्टिस हो ही गया होगा कि आप लोग आंख बंद करके बना सकते हो ये डायग्राम। आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी भी बुक को कंसल्ट करने की नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मेम्ब्रेन दैट कवर्स द वैक्यूल। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन को कवर कर रहा है वो क्या था, टोनोप्लास्ट था। कंपोज्ड ऑफ किससे बना हुआ है, तो बताया था फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, और साथ ही साथ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी होते हैं। और यहाँ पर भी क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, फ्री में नहीं होता है यहाँ काम, बस फ्री में मैं अपने चैनल पे कंटेंट दे रही हूँ आपको, बट फिर भी आप लोगों को नहीं अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों।
सेल रेस्पिरेशन, सेल में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? तो डेफिनेटली वो माइटोकॉन्ड्रिया है जो क्या करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन को करवाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डिटेल्स में देखो क्या है, क्योंकि पता ही है क्रेब्स साइकिल में ही क्या चलती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलती है, और ईटीएस जो है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे चलता है। राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री, वो सब पता ही है। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? सबको पता है, रफ ईआर पे होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफर फ्रॉम स्मूथ से। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम चिपके होते हैं। किससे? कौन से प्रोटीन से? राइबोफोरिन प्रोटीन से। एक्रोसोम कहाँ पे होता है, मतलब किसके द्वारा बनता है? तो अब तो सबको पता चल गया होगा कि क्या है, वो गोल्जी बॉडी से ही बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम की ओरिजिन के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल है? तो गोल्जी बॉडी है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें हम बता चुके हैं, तो अब मुझे नहीं लगता है कि हाँ फिर से बार बार उन्हीं चीज़ों को दोहराना सही बात है। बाकी लाइजोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? तो सबको पता है, डी डूवे सर ने की थी 1949 में। बायोकेमिकली इन रैट लीवर होमोजिनेट बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये भी चीज़ याद रखिएगा कि कहाँ पे किया गया था पहली बार। बाकी ये देखो यहाँ पर भी वही डायग्राम है, थोड़ा सा इसको फिर से बताने की कोशिश की है। जैसे कि एक बार देख लो, ये क्या था? ये न्यूक्लियस का डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था ना। आउटर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन क्या पहले बनता था? ईआर बनता था। ईआर से ही फिर ईआर से जो वेसिकल्स निकलते थे, वो वेसिकल्स फिर इससे गोल्जी बॉडी के साथ में फ्यूज़ होते थे, ठीक है। यहाँ पर इसके कौन सा ये फेज था? ये सिस फेज था, या इसी को फॉर्मिंग फेज बोल रहे थे, या फिर इसी को क्या बोलोगे आप? कॉन्वेक्स फेज बोलोगे, ठीक है। और फिर यहाँ से इसका प्रोसेसिंग वगैरह हो करके फिर फाइनली यहाँ से जो निकलते हैं वो मैच्योर वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैच्योर हो जाते थे, तो इसीलिए इसको ट्रांस या फिर मैच्योर या फिर कॉनकेव बोल रहे थे ना इस फेस को। और उसके बाद में ये क्या करता है? जा कर के किसके साथ मिल जाता है? मतलब जो भी फॉरेन पार्टिकल बाहर से अंदर आया होता है उसके साथ में ये एक तरीके से क्या बन जाता था? प्राइमरी लाइजोसोम की तरह एक्ट करता है। और इसके साथ मतलब फैगोसोम्स या मतलब कोई भी फूड पार्टिकल आकर के जब इंटेंगल्ड हो जाता था तो फिर ये सेकेंडरी लाइजोसोम में चेंज हो जाता था। और सेकेंडरी लाइजोसोम में जो इनएक्टिव एंजाइम्स पड़े थे प्राइमरी में, वो एक्टिवेट हो जाते थे और फिर उसको क्या करते थे? इनगल्फ कर लेते थे, डाइजेस्ट कर लेते थे। मतलब वो रेजिडुअल बॉडी बन जाता था और उसके बाद में उसको क्या कर देता था? एक्सक्रीट आउट कर देता था यहाँ से। तो ये सेक्रेटरी वेसिकल्स हो गए, मतलब इस तरीके से। इसमें क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि जब बार बार इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी मतलब फॉरेन पार्टिकल बाहर से जब अंदर की तरफ आता है सेल में, तो ये देखो एक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा मतलब क्या है, अब अंदर कोई चीज़ घुस रही है, मतलब एंटर कर रही है यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ से ये पिंच ऑफ हो जाएगा। टूटेगा ना, डेफिनेटली टूटेगा, तभी तो ये चीज़ जो भी हमारा फूड पार्टिकल था वो क्या कर रहा है? अंदर एंट्री कर रहा है। तो जब ये टूट जाती है तो ऐसे तो बहुत सारे मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स आते होंगे, तब तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या होना चाहिए? एक तरीके से फिर तो बहुत सारे पोर्स हो जाने चाहिए, ठीक है। फिर तो ये क्या होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा पोर्स हो जाएंगे और एक तरीके से डिजनरेट भी हो जाएगी एक टाइम बाद। तो क्या रीज़न हो सकता है कि हाँ मतलब ये ऐसा नहीं होता है, ये फिर से रीजनरेट हो जाती है? क्या इसकी खुद की रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो फाइनली जो हमारा लाइजोसोम जो है, जो रेजिडुअल बॉडी फाइनली बन जाता है, वो क्या करता है? सेल से एक्सक्रीट आउट जब होता है यहाँ से, तो वो क्या करता है? देखो जब फटता है तो वो क्या करता है? यहाँ से अपने अंदर जो भी मतलब वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट कर देता है, ठीक है, बाहर निकाल देता है। और जो उसका खुद का मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है? इसी के साथ में ऐसे ज्वाइन करता जाता है और फिर से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रीफॉर्म्ड होती जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको थोड़ा सा उस वीडियो में मैंने नहीं बताया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेन फंक्शन ऑफ लाइजोसोम क्या है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर, तो दोनों ही काम करता है वो, ठीक है। जब हम रोते हैं तो हमारी
आँखों में भी प्रेजेंट होता है, मतलब मोस्ट ऑफ दी चीज़ें देखा जाए तो ये हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी बॉडी ओरिजिनेट फ्रॉम, तो गोल्जी बॉडी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो सीधी सी बात है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट ऑफ सेल वियर एंड टीयर गेट एक्यूमुलेटेड इन राइजोसोम्स विद एज इन द बॉडी ऑफ न्यूरॉन, तो ये लिपोफ्यूजियन ग्रेन्यूल्स हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको सेव कर लो। सेव क्या कर लो, मतलब कॉपी में इसको लिख लो। अब देखो इसको एक बार डिटेल देखते हैं क्या दिया है। देखो लिपोफ्यूजियन इज़ अ फ्लोरोक्रोम, ठीक है, मतलब कुछ कलर के लिए वो चीज़ है ना। एंड में सेंसिटाइज लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स को क्या करता है, सेंसिटाइज कर देता है टू विजिबल लाइट, अ प्रोसेस पोटेंशियली इंपॉर्टेंट फॉर द पैथोजेनेसिस ऑफ एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। लिपोफ्यूजिन क्या है, एक तरीके का ये फ्लोरोसेंट पिगमेंट है दैट एक्यूमुलेट्स विद एज इन lysosomal compartment of post-mitotic cell in several tissues such as neurons, heart and skeletal muscles. Lifespan is inversely correlated with rate of lipofuscin accumulation in heart muscle. So ये पॉइंट मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द एंजाइम लाइजोसोम। लाइजोसोम में मतलब लाइजोसोम जो है वो कहाँ पे होते हैं, तो हमारे सलाइवा में भी होते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस स्टमक में है, बाइल जूसेस जो है वो लिवर सिक्रीट करता है, और वहाँ उसमें कोई एंजाइम होता ही नहीं है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट और स्पेशल फीचर है। कई बार ये चीज़ भी क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिला है, इंपॉर्टेंट PYQ है ये। बाकी तो यही है कि सलाइवा कंटेन सेलेवरी अमाइलेज ऑल्सो कंटेन लाइजोजाइम्स, ठीक है। लाइजोजाइम एंजाइम फाउंड इन द सिक्रीशंस ऑफ कहाँ पे, टीयर्स टू द लैक्रिमल ग्लैंड ऑफ एनिमल एंड इन नाजल म्यूकस गैस्ट्रिक सिक्रीशंस एंड एग वाइट, ठीक है। तो इन सारी जगहों पे जो है ये पाया जाता है। जहाँ लाइजोसोम के बारे में चीज़ें आप लोगों ने मेंशन की हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें भी ऐड ऑन करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। टोनोप्लास्ट सबको पता है कि क्या है ये, ऑस्मो रेगुलेशन। ए का 4 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। ए का 4। स्ट्रोमा क्या है, सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी अपरेटस। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, कनेक्शन फॉर्म करता है, तो डी का 3 हो जाएगा। ए का 4, डी का 3, एक ही ऑप्शन में ए वाला। बाकी बी का 5 हो गया है। स्ट्रोमा एंजाइम्स फॉर एनाबोलिज्म, ठीक है। एनाबोलिज्म इसलिए क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, इसलिए। कैटाबोलिज्म बोलता तो चीज़ों का टूटना होता। और बाकी सी सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी अपरेटस क्या कर रहा है, तो ये मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन वगैरह जो चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट्स। बिल्कुल मैंने बताया है, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है उन्हें नहीं समझ में आएगा। तो अगर आप ये देख के भाग गए थे कि हाँ बाप रे 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो है, नहीं देखना है, अरे भाई उससे ज़्यादा आप मूवी देख लेते हो, रील्स देख लेते हो, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर देते हो। अगर आप कैरियर के लिए अगर 20-25 मिनट ज़्यादा आपको स्पेंड करने पड़ रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको पेन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, द टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पार्टीशन। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो ल्यूमिनल वही वाला पोर्शन हो जा रहा था जो कि ये न्यूक्लियस था, ये इस तरीके से जब बन रहा था तो ये जो अंदर वाला था ये ल्यूमन था, लेकिन ये जो बाहर पड़ा हुआ था ये क्या था, साइटोप्लाज्म में ही तो पड़ा हुआ था। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा था, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और इंटर सेलुलर दोनों काम हो रहे थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब जिन बच्चों ने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस नहीं पढ़ी है वो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, या जिन्होंने कहीं से भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो एक बार उस चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करो। अब देखो इसमें करेक्ट बताना है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रॉन्स टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, नहीं ये चीज़ नहीं है। ठीक है, NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमल साइड पे होता है, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन्स इंक्रीज इन नंबर इन स्ट्रोमा, नहीं ये गलत है। तो A, B और D जो है ये सही होगा। बाकी चैनल पे पढ़ा हुआ है, देखना, या जिन्होंने पढ़ा है ऑलरेडी, मुझे पता है आप लोग अब इस लेवल पे हो तो चीज़ें पढ़ ही चुके हो, तो एक बार उसको रिकॉल करिएगा। क्वेश्चन को यहीं पॉज करके एक बार रिकॉल करना। बाकी सबको पता है कि किसने दिया था, तो पीटर मिशेल सर ने दिया था केमियोस्मोटिक थ्योरी। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इससे देखने को मिला है एग्जाम में। नेक्स्ट है एनर्जी रिच मैक्रोमोलिक्यूल आर डाइजेस्टेड बाय द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स, तो सीधी सी बात है लाइजोसोम ही डाइजेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है असर्शन रीजन क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है कि इन वैक्यूल द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड अदर मटीरियल्स विल बी लेस देन द साइटोप्लाज्म। So, in vacuole the concentration of ions and other material will be less than the cytoplasm। नहीं भाई, दोनों मतलब उसी में तो सारी चीज़ों जो है वो एक अच्छे लेवल पे पड़ी होती हैं, ऑस्मो रेगुलेशन वगैरह सारी चीज़ें वहीं पे होती हैं, तो ये चीज़ तो मुझे गलत लग रही है। बाकी टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन, हाँ तो बिल्कुल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सारा काम जो है वो किसके थ्रू होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है, तो एक्टिव प्रोसेस में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही चीज़ें मूव करती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ए ट्रू आर फॉल्स, नहीं डी ऑप्शन होना चाहिए। यस डेफिनेटली आर आंसर इज डी, ए फॉल्स है। क्यों, देखो एक बार डिटेल्स आप देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, 2021 में ही आया है CET AP का, तो यहाँ पे देखो नहीं AP का नहीं है, TS का है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स विल बी हायर इन वैक्यूल देन इन साइटोप्लाज्म, गॉट इट, because the vacuole is surrounded by a membrane called the tonoplast which allows transport ions and other materials into the vacuole against their concentration gradient. This means that the concentration of ions and other materials in the vacuole will be higher than in the cytoplasm. और टोनोप्लास्ट कैसी है ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है विच फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल्स, वो सारी चीज़ें, और बाकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होता है यहाँ पर। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर पे क्या कह रहा है कि द ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो अब तो भाई आंख बंद करके ही बता ले जाओगे आप लोग। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, नहीं होगा, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया दिख जाए वो नहीं होगा, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। बाकी ये देखो एक बार फिर से इन्होंने बताने की कोशिश की है, न्यूक्लियस से लगा हुआ ये सारी चीज़ें। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन फॉर यू गाइज। नेक्स्ट है 21 द नेम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम टू द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स बिकॉज, क्यों होता है, देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, क्यों, क्योंकि देखो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से लगा हुआ, मतलब क्या था हमारा ER था, ER पे फिर राइबोसोम्स लगे थे, और ER पे ही मतलब जहाँ नहीं थे वो SER था, फिर वहाँ से भी जो भी वैक्यूल्स वगैरह निकले, जो भी मतलब वेसिकल्स रिलीज़ हुए, वो फिर किसके, गोल्जी के सिस सरफेस से फ्यूज़ होते हैं, और फिर फ्यूज़ होने के बाद में फिर वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। गोल्जी क्या है, मान लो उधर से प्रोटीन ही बन के आ रहा था, तो उसको प्रोटीन को फिर वो क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, और फिर उसको आगे भेजना है, तो लाइजोसोम के साथ भेज रहा है या किसके साथ भेज रहा है, ये सारी चीज़ें। तो डेफिनेटली दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन सभी के फंक्शंस जो हैं वो क्या हैं, कोऑर्डिनेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। द मिडल लेमेला ऑफ सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि ये कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है, बट मोस्ट ऑफ द उसमें जो देखा जाए वो प्रायोरिटी कैल्शियम पैक्टेट को ही देते हैं। अगर ऑप्शन में कैल्शियम नहीं होगा ना, तो फिर आप मैग्नीशियम पैक्टेट मार्क करके आइएगा, और अगर बोथ है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो बोथ जाना चाहिए। फॉस्फोलिपिड विद फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये क्या है, लेसिथिन, NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है, और लेसिथिन का मतलब उसका स्ट्रक्चर भी आपको बनाना आना चाहिए। बायोमोलिक्यूल जब अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक बार इन सब चीज़ों की थोड़ी एक बार प्रैक्टिस फिर से कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन इन अ प्लांट
इन कोल्ड वेदर में बी मेंटेन्ड बाय, तो इंक्रीज द नंबर ऑफ फॉस्फोलिपिड विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल्स, ये हो जाएगा इसका। बाकी 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइजोसोम्स आर, मतलब कुछ यहाँ पे होगा डेंस बॉडीज एंड ओरिजिनेट फ्रॉम, तो लाइजोसोम क्या है, सिंगल मेम्ब्रेनस और गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे फिर वही मैच करना है। प्रोटीन की बात की जाए तो ये 4 हो जाएगा, लिपिड का 1 हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन की बात की जाती है हाइड्रोलिटिक एंजाइम का 3 हो जाएगा, और ग्लाइकोप्रोटीन का C हो जाएगा, मतलब हाँ सॉरी 2 हो जाएगा, 4 1 2 3। सो आंसर इज 4 1 2 3, C ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइजोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, बिल्कुल सही है, नॉट पूछ रहा है। लाइजोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, यस। लाइजोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज होना चाहिए, तब ये सही हो जाता। फिर से वही डायग्राम दे दिया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है फिर से। ऑल द डाइजेस्टेड एंजाइम्स लाइक कार्ब, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, ये सारे अब तो सबको पता ही चल गया होगा कि सबका मकसद एक है, चीन टपाक डम डम नहीं, सबको डाइजेस्ट करने वाला कौन है, हमारा लाइजोसोम है, ठीक है। तो ये चीज़ देखना, बाकी वहाँ पे मैंने लिख लिख के भी बताया था, एक बार रिकॉल करना, एंडोमेम्ब्रेन वाला देखना, वहाँ पे एम्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो कितना अच्छा डायग्राम दिया है, ठीक है। जो डायग्राम्स अच्छे हैं वो डेफिनेटली अच्छे हैं। अब यहाँ पे देखो फॉस्फेट, एस्टरेज, एसिड फॉस्फेटेज, न्यूक्लिएजेस के लिए कौन कौन से एंजाइम्स हैं, डीएनएज, आरएनएज। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की बात की जाए तो कोलेजन को ब्रेक करने के लिए कोलेजिनेज, कैथेप्सिन्स, ठीक है, कैथेप्सिन्स, और कुछ और प्रोटीएजेस हो गए। बहुत अच्छा है, इसको पॉज करके और लाइजोसोम जहाँ पे आपके नोट्स हैं वहीं पे इसको नोट कर लेना साथ में ही। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की बात की जाए तो बीटा ग्लूकोसाइडेज, हेक्सो अमाइनिडेज, फिर है अमाइनिडेज ए है, अल्फ़ा मेनोसाइडेज, अल्फ़ा फ्यूकोसाइडेज, और ये सियालिडेज है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं ताकि आप आराम से इसको नोट कर सकें। इसको नोट कर लीजिए सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपिड की बात की जाए तो स्फिंगो माइलिनेज जो कि ब्रेन में रहता है, और एस्टरेजेस, ठीक है, इनको नोट कर लीजिए सारे के सारे। मतलब सोच लो लाइजोसोम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इतने सारे एंजाइम्स को लेकर के अपने साथ चल रहा है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये हमारे लिए, ठीक है। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER में प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होगा बच्चे, क्योंकि ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन मैंने बताया था ऑलरेडी, वो काम कहाँ पे हो रहा है, गोल्जी में हो रहा है। साइलेशन मतलब प्रोटीन हो गया, और साइडेशन के लिए किसके लिए, कार्ब के लिए बताया था मैंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन जीनोबायोटिक डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, ये टर्म अच्छा लगा सुन के, जीनोबायोटिक डिटॉक्सिफिकेशन। तो ऑप्शंस क्या हैं, गोल्जी, लाइजोसोम, RER और SER। सो इसका आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन C SER है। अब क्यों है, एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में देखिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, काइंडली नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। Smooth endoplasmic reticulum is involved in xenobiotic detoxification. It plays a vital role in the metabolism of various substances, including drug, pollutant, and other xenobiotics, only foreign compounds. और एक मैंने वो भी बताया था P450 करके, साइटोक्रोम P450, वो भी क्या कर रहा था, एक तरीके का ड्रग डाइजेस्टिंग का काम कर रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हल्के मत लिया करो, साथ साथ लिखते रहोगे तो अच्छा रहेगा, आप ही का फ़ायदा है।
साइटोक्रोम P450। और मैंने कुछ और भी मैंने बोला था आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, लेकिन कोई वीडियो पूरी देखा ही नहीं तो कहाँ से बता दोगे भाई। इसे समझ में आ जाता है कब काम चोरी में लगे हुए हो, एक बार देखते तो पता भी चलता है कि क्या पूछा है क्या बताया है उसमें। चलो जिन्होंने नहीं देखा है वो टाइम निकाल के एक बार देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज नोन एज अ ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। तो ट्रैफिक पुलिस कह लो, पोस्टमैन कह लो, ये सारे काम कौन कर रहा है, हमारा गोल्जी बॉडी कर रहा है। क्यों, अब ये भी देखिए लो, कैमिलो गोल्गी सर ने किया था 1898 में किया था, नर्व सेल ऑफ द आउल, आउट नहीं है ये, यहाँ पे होगा आउल, उल्लू के उसमें किया गया था आउल। अब प्रोसेसिंग केमिकल रिसीव्ड बाय सिस्टर्ने एंटर्स विद इन द मीडियन रीजन, प्रोसेसिंग अकर्स ग्लाइकोसाइडेशन, फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी प्रोटीन, ग्लाइकोसाइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड and sent to outside of the cell by processing exocytosis, therefore called traffic police of the cell और principal director of मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, ये नाम देखो कितना अच्छा निकल के आ रहा है। मान लो अगली बार इसी से पूछ ले एग्जामिनर कि विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक, तो क्या बताओगे आप, इन सेल माइटोकॉन्ड्रिया। अगर प्रिंसिपल डायरेक्टर की बात कर रहा है तब आप क्या बताओगे, माइटोकॉन्ड्रिया। और बाकी ट्रैफिक पुलिस की जब बात की जा रही है तो हमारा कौन आ जा रहा है, गोल्जी बॉडी। एक्चुअली थोड़ा हेल्थ इश्यूज रहते हैं मुझे, इसीलिए मतलब आई नो आई एम नॉट एबल टू इफेक्टिवली टॉट यू, बट ठीक है एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर एंडोमेम्ब्रेन, तो एंडोमेम्ब्रेन में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, बाकी सबको पता है। 33 है, वेसिकल्स ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मोस्ट लाइकली ऑन देयर वे टू, तो सीधी सी बात है वो क्या कर रहे हैं, गोल्जी apparatus रिसीव वेसिकल्स फ्रॉम स्मूथ ER, मतलब वो दोनों से रिसीव करता है, RER से भी करता है और SER से भी करता है। ठीक है, ये मत सोचना कि सिर्फ RER से ही वो रिसीव कर रहा है चीज़ों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स वर्क फॉर, तो वो किसके लिए काम करता है, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन नहीं, एक्सक्रीशन तो चलो फाइनली हो जाता है बाद में, लेकिन इसके साथ साथ देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये। सिक्रीशन सबसे पहला है, फिर सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो हो रहा था ना, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन ये दोनों चीज़ें हैं। सो अगेन ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज स्पेशलाइज्ड फॉर, तो ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, एंजाइम्स फॉर ऑटोलिसिस, ऑटोलिसिस कहाँ पे हो रही है, तो लाइसोसोम में हो रही है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। ऑटोलाइसिन इन केस ऑफ डिजीज़, मतलब अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है उसमें तो लाइसोसोम्स जो हैं वो खुद को ही क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ट्रिगर ऑफ द सेल डिवीज़न, सो अगेन ऑल दीज पॉइंट्स आर मच इम्पॉर्टेंट, काइंडली नोट डाउन देम। जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रहे हो उनको पॉज करके उनको नोट कर लो साथ में। 37 है, द एरिया वेयर ब्राउन फैट्स आर मैक्सिमम इन इन्फेंट नेक विल हैव मोर, तो वहाँ पे ज़्यादा क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। क्यों, इसको भी एक बार देख लो डिटेल्स क्या कह रहा है। द एरिया वेयर ब्राउन फैट आर मैक्सिमम इन इन्फेंट नेक विल हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया। ब्राउन एडिपोज टिश्यू also known as brown fat, known for generating heat in mammals, especially in infants. This heat generation is essential for maintaining body temperature of newborns। और बाकी मतलब बियर वगैरह में देखो तो उनके भी गर्दन पे जो है वो बहुत ज़्यादा फैट होता है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें भी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ER इज़ नॉन कंटिन्यूस विद, तो ER जो है वो नॉन कंटिन्यूस किसके साथ हो जाता है, तो भाई सीधी सी बात है वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ उसका कोई ऐसा कनेक्शन नहीं देखने को मिलता है। 39 है, ER, अब सीधी सी बात है ये इन्वेंशंस और ये सारी चीज़ें तो आप लोग एक बार लिख ही लो कहीं पे और पढ़ डालो साथ में। कब हुआ था, 1948 में किया गया था। ईयर याद है, ईयर इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है कि लाइजोसोम्स आर फाउंड बाय, तो लाइजोसोम्स मतलब किसके थ्रू, तो ए और सी दोनों हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन कंटिन्यूटी बिटवीन द वाटर एंड लिपिड फेज इनसाइड आउटसाइड ऑफ द सेल, तो वो कौन कर रहा है कंटिन्यूटी, लेसिथिन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जा रही है यहाँ पे। 42 है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकर्स इन द फॉर्म ऑफ, तो बिल्कुल क्वेश्चन अच्छा है, किस फॉर्म में थे बताइए, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, टिब्यूल्स, माइलॉइड बॉडीज या फिर वैक्यूल्स, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर 1 2, क्योंकि सिस्टर्नी था, वेसिकल्स भी थे और टिब्यूल्स भी था, तो 1 2, सिर्फ 1 और 2 होना चाहिए। हाँ, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, यहाँ पे 1 और 2 है, ठीक है। BHU PMT का है 2011 का क्वेश्चन। यस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और टिब्यूल्स, ठीक है, तीनों चीज़ें थी। डिक्टियोसोम्स क्या है, उन किसको बोल रहे थे, गोल्जी बॉडीज़ को। क्यों डिक्टियोसोम बोल रहे थे, क्योंकि ये प्लांट्स में होते हैं और थोड़ा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है, इतना डिटेल्ड नहीं होता है, इसीलिए ये डिक्टियोसोम कहलाते हैं। नोन एज लिपोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज़, ये एक नया नाम है, अच्छा है, ठीक है। लिपोकॉन्ड्रिया भी अगर कभी पूछता है कि किसको बोलते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स प्रोवाइड साइटोस्केलेटन सपोर्ट टू द सेल। साइटोस्केलेटन की जब बात की जाती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग फ्लैटेंड यूजुअली अनब्रांच्ड यूनिट्स अरेंज्ड इन पैरेलल स्टैक्स इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जो इस तरीके से ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए थे तो ये क्या कहला रहे थे, तो सीधी सी बात है ये सिस्टर्नी थे, ठीक है। सिस्टर्नी विच आर चीफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ER, दे अकर इन लॉन्ग फ्लैटेंड यूजुअली अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स अरेंज्ड इन पैरेलल स्टॉक्स इन ER। वेसिकल्स लार्ज राउंडेड स्फेरिकल बॉडीज ऑफ वेरियस साइज, ट्यूब्यूल्स ब्रांच या अनब्रांच स्मॉल स्ट्रक्चर था। बाकी इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन नोट कर लो, मैकेनिकल सपोर्ट, इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस और ग्लाइकोजन सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एक्सोनीम इज अ स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो एक्सोनीम किससे, सीलिया और फ्लैजिला दोनों से रिलेट करता है ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक्सोनीम क्या है, देखो देख लो डिटेल। एक्सोनीम इज द एक्सियल फिलामेंट मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मिंग द सीलिया फ्लैजिला। यहाँ पर क्या था 9+2 वाला था, 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल थे डबलेट और 2 सेंट्रल सिंगलेट वाले थे। माइक्रोट्यूबुलर पेयर एक्सोनीम एक्ट एज द स्केलेटन ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट हैव सीलिया एंड फ्लैजिला। सिस्टर्ने, जो सिस्टर्ने था उसका डायमीटर पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। आई थिंक इसका 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक का था, NCERT का ही क्वेश्चन है ये भी। 47 यस, दिस इज 0.5 से 1 द डायमीटर ऑफ सिस्टर्नी इन द गोल्जी अपरेटस। समझ रहे हो ना, ध्यान से देखी होगी अगर वीडियो तो ही समझ पा रहे होगे। अरे यहाँ पे चलो बना देते हैं, ये इस तरीके से ऐसे बन रहा था ना ये स्ट्रक्चर, तो इसका ये जो डायमीटर है इसकी बात की जा रही है कि कितना डायमीटर होता है, तो 0.5 से 1.0। फिर है नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, कह रहा है कि पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज प्रेजेंट इन, तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। 49 कह रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन, तो प्रोटीन सिंथेसिस में हो जाएगा। 50 क्वेश्चन है लाइसोसोम अलोंग विद द फूड कंटेंट, फूड कंटेंट के साथ जब वो हो जाएगा तो फिर वो सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है, क्योंकि प्राइमरी वाला तो वैसे ही खाली रहता है। देखो यहाँ पे चारों का डिटेल दिया है, इसको नोट कर लो कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो ये हो गया, लाइसोसोम्स कितने हैं, 4 तरीके के होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम जिसको स्टोरेज ग्रेन्यूलर के भी नाम से भी जानते हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम द गोल्जी बॉडी, these are vesicle like structures, they contain one or another type of acid hydrolase enzyme, लेकिन वो कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी मेंशन करिए साथ में। फिर सेकेंडरी लाइसोसोम्स की जब बात करते हैं अपन, तो सेकेंडरी वाले क्या हैं, हेटेरोफैगोसोम्स कहते हैं उनको,
या फिर डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, एक्टिव लाइजोसोम्स भी कहलाते हैं। और होता क्या है इसमें, दीज कंटेन फुल complement of acid hydrolysis enzymes. These lysozymes are formed by fusion of the primary lysosome with the phagosome। और phagosome क्या था वो भी मैंने वीडियो में बताया है, ठीक है, अब यहाँ नहीं बताऊँगी। तुम लोग जाके जब तक नहीं देखोगे ना तब तक तुम ही लोगों का नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है रेजिडुअल बॉडीज़ की बात करते हैं तो इनको टर्शरी बोलते हैं, ठीक है। ये तो प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये कैसा है, टर्शरी लाइजोसोम है, ये टर्शरी लाइजो। रेजिडुअल बॉडीज आर फॉर्म्ड इफ डाइजेशन इनसाइड द गैस डाइजेस्टिव वैक्यूल इज इनकम्प्लीट। अगर मतलब डाइजेशन वहाँ पे जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, नोट कर लो इसको कॉपी में, कि रेजिडुअल बॉडीज तब बनेंगी जब क्या है, डाइजेशन इनसाइड द डाइजेस्टिव वैक्यूल इज इनकम्प्लीट। फिर लास्ट वाला जो है वो क्या है, ऑटोफेजिक वैक्यूल, चौथा टाइप, ये क्या है, ऑटोफैगोसोम, या इसको ऑटोलाइजोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। क्या है, दे आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ अ नंबर ऑफ प्राइमरी लाइजोसोम्स अराउंड worn आउट और डिजेनरेट एंड डाइजेस्ट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स। उस कंडीशन में मतलब जब बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं जो क्या है, उनको लगता है कि हाँ इट मे बी हार्मफुल फॉर द सेल, तो सारे मिल करके एक वैक्यूल सा बना लेते हैं जिसको ऑटोफेजिक वैक्यूल बोलते हैं, और फिर वो बर्स्ट आउट कर जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे टाइप्स पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ये सारी चीज़ें पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है भाई। अगर आप एमएससी वगैरह कर रहे हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेज से, तो वहाँ पे वाइवा में बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब वो बात और है कि कुछ यूनिवर्सिटी में सिर्फ नाम पूछ करके आपको घर भेज देते हैं, तो वहाँ की बात ही नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, जो वहाँ पे अच्छे तरीके से मतलब जिन यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है ना, वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, और वो तभी आप बता सकते हैं जब आपके पास थोरो नॉलेज होगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट प्रोटीन सिंथेसिस एंड एंजाइम ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे काम कहाँ से हो रहे थे, हमारे ईआर से हो रहे थे। देखो क्या क्या हो रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटीन सिंथेसिस और एंजाइम ट्रांसपोर्ट। देखो वही सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब फिर से क्या ही बताना हो रहा है, सब पता है आपको। 52 है लाइसोसोम दैट इज प्रेजेंट इन परस्पिरेशन, सलाइवा एंड टीयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वहाँ पे, सर्टेन मोस्ट, तो सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया होगा, उन्हीं को मार ही पाएगा भाई, वायरस वगैरह को कहाँ मार पाएगा बेचारा। नेक्स्ट है 53, प्रोटीन पैकेजिंग इज डन बाय। तो प्रोटीन की पैकेजिंग किसके थ्रू हो रही है, गोल्जी अपरेटस के थ्रू हो रही है। प्रोसेस क्या था, ग्लाइकोसाइडेशन, लिपिड एंड प्रोटीन का। फिर है 54, गोल्जी अपरेटस एब्सेंट होता है, कहाँ पे एब्सेंट होता है, तो मैंने बताया था कि ये कहाँ पे होगा, एक तो ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन सेल्स में एब्सेंट होता है, और बाकी आरबीसी और उन सबों में भी होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मैच्योर न्यूक्लियस जो है वो नहीं रहता है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है डिक्टियोजोम। 55 क्वेश्चन कह रहा है कि डिक्टियोजोम्स वर डिस्कवर्ड इन 1989 में, किसने खोजा था, तो डिक्टियोजोम्स जो है वो क्या है, डिक्टियोजोम्स या गोल्जी बॉडी ही तो है, वो क्या है, इटालियन साइटोलॉजिस्ट थे कैमिलो गोल्गी सर ने 1898 में, और उनको नोबेल प्राइज़ में मिला था 1906 में। रॉबर्ट हुक तो इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, कॉइन्ड द टर्म सेल, डिस्कवर्ड द सेल वॉल इन कॉर्क सेल, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस खोजा था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बाकी रॉबर्ट ब्राउन ने ही ब्राउनियन मूवमेंट भी दिया था, विच इज़ अ कोलाइडल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। बाकी जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। रुडोल्फ विर्कॉव ने फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी, और उन्होंने ही साथ में फाइनल सेल थ्योरी भी दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और साथ ही साथ वर्कआउस ट्रायड भी दिया था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलो। द टू सेल ऑर्गेनल्स नॉट इनक्लोज बाय अ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी, और ये सारे हो जाएंगे, तो यहाँ आंसर नन हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन, लाइजोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था, डी डुवे एक्सीडेंटली, हु गेव द टर्म लाइजोसोम एंड एग्जामिन्ड आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो
नोविकोव करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। लाइजोसोम वर डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डुवे इन 1955 बट वर नेम्ड एंड ऑब्जर्व्ड अंडर ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर बात की जाए तो किसने फाइनली देखा था, तो वो नोविकोव थे 1956 में। इम्पॉर्टेंट है, नोट करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। व्हेन अ लाइसोसोम फ्यूजेस विद अ फैगोसोम इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, डेफिनेटली वो सेकेंडरी लाइसोसोम बना लेगा, जिसको हेट्रोफैगोसोम्स, या फिर ये सारे नाम भी इम्पॉर्टेंट हैं, इनको लिखते चलो साथ में, मैंने वही नहीं लिखा था वहाँ पे। नेक्स्ट है 59। हर्लर्स डिजीज इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ, तो बात अभी लाइसोसोम की चल रही है तो इसको नोट कर लो। अब ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और कहाँ पे, उत्तराखंड का, और बीवीपी में पूछा गया था। देखते हैं क्या है डिटेल। हर्लर्स डिजीज एरिया फॉर्मली नोन एज गार्गोलिज्म, इट इज़ एन इनहेरिटेड लाइसोसोमल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ अल्फा एल iduronidase, an enzyme responsible for degeneration of glycosamine glycans or mucopolysaccharides. It is genetic inherited disease which is inherited in autosomal recessive parent. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आई होप आपको कुछ यहाँ पे नया जानने को मिलेगा। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट मार्क करो इसको। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज में कॉज हाइपोथर्मिया इन ह्यूमंस, तो अल्कोहल कंजम्पशन। बाकी हाइपोथर्मिया क्या है, हाइपो मतलब लो, थर्मिया टेम्परेचर, मेडिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी टेम्परेचर डेंजर मतलब कि सडनली जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ड्रॉप कर जाता है। प्रोलॉन्ग्ड कूलर कंडीशन, बॉडी इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ हीट फॉर मेंटेनिंग एसेंशियल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। दिस कंडीशन इज अकर ड्यू टू हाई कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल विच डायलेट द ब्लड। तो आई थिंक स्टूडेंट्स 60 क्वेश्चंस तक ही हम इसको रखते हैं, ठीक है। बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, और जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं वो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, और वीडियो मतलब जो भी क्लासेस अपलोड होती हैं उनको रेगुलरली वॉच करके और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे ज़रूर मेंशन कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।